उत्तरकाशी में डुंडा ब्लॉक के हिटाणु में हॉट मिक्स प्लांट का विरोध तेज हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विरोध के दौरान की। ग्रामीणों ने हॉट मिक्स प्लांट की गाड़ियों को रोक दिया और सड़क पर धरने पर बैठ गए, जिसकी सूचना बीआरओ की टीम ने पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को सड़क से हटाया। गांव के लोगों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। गांव वालों का कहना है कि हॉट मिक्स प्लांट से निकलने वाले धुएं से उनको काफी दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही प्लांट की वजह से उनके खेतों की भी बर्बादी हो रही है। लोगों का कहना है कि जब तक प्लांट को बंद नहीं किया जाएगा तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। और जब ये धुआं चलता है, जब ये रात अपना काम शुरू कर देते हैं, इस धुआं से हमें बहुत परेशानी होती है। जब परेशानी होती है तो हम यहाँ पे जो है सुबह आ जाते हैं। जैसे ट्रक आता है वैसे हम यहाँ पे सुबह आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे आते हैं वैसे हमारे पीछे पुलिस पड़ जाती है। पुलिस आती है, पुलिस केवल और केवल हमें धमकाती है। ऐसा पुलिस तो सभी लोगों के लिए है। जब हम आज प्लांट बंद होने के बाद जब रिटर्न हो रहे थे तो वहाँ के गांव वालों के द्वारा हमें आज रोक लिया गया, हमारी गाड़ी को भी रोक लिया गया सर। और इसके बाद हमने पुलिस को सर इसकी सूचना दी तो पुलिस वहाँ पे आई सर जल्दी सी, और हमें वहाँ से मतलब हमारी गाड़ी को हमें वहाँ से लेके गई बड़ी मुश्किल से। फिर भी गाँव वालों ने वहाँ पे पंगा किया था। जो गंगोत्री मार्ग है उसका पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है और इसी संबंध में एक हॉट मिक्स प्लांट स्टैब्लिश किया गया है। जब उनकी टीम वहां पर गई तो गांव वालों द्वारा उनको बलपूर्वक रोका जा रहा है और उनके जो वाहन है उसमें क्षति की जा रही है। इस सूचना पर पुलिस फोर्स को मौके पर भेजा गया, जिनके द्वारा जो बीआरओ की टीम है उसको वहां पर से सकुशल निकाला गया। और ये बढ़ते हैं आगे, हरिद्वार की खबर आपको बताते हैं, जहां पर आबकारी विभाग की टीम में देसी शराब के ठेके पर छापेमारी करके मिलावटी शराब को बरामद किया है। शाहपुर शीतला खेड़ा गांव के शराब के ठेके पर हुई छापेमारी में खाली पौवे, बोतलें, ढक्कन और मिलावटी शराब मिली है। देहरादून से पहुंची स्पेशल टीम की छापेमारी से जिला आबकारी विभाग में हड़कंप मच गया है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर बर्फबारी के बाद लगातार फिसलन के हालात बने हुए हैं। सुक्खी से गंगोत्री तक कई जगहों पर फिसलन का खतरा बना हुआ है। बीआरओ की टीम हाईवे को सही करने में लगी हुई है ताकि फिसलन से पर्यटकों को बचाया जा सके। आपको बता देते हैं कि बड़ी संख्या में पर्यटक हर्षिल घाटी पहुंच रहे हैं, लेकिन सुबह शाम पाले की वजह से फिसलन के हालात यहां बने हुए हैं। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद सांकरी घाटी पर्यटकों से गुलजार है। बड़ी संख्या में न्यू ईयर मनाने के लिए यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। केदारकांठा ट्रैक पर पर्यटक पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। पूरी घाटी पर्यटकों से गुलजार नजर आ रही है। इस ट्रैक में पड़ने वाली एक झील भी पूरी तरह से जमी हुई है। पूरी जगह जमी हुई है जहां तक आपकी नजर पड़ने वाली है। इस वीडियो में 31 तारीख के जश्न को यादगार मनाने के लिए दूसरे राज्यों से लोग यहां पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए चोपता में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। हालात ये हैं कि होमस्टे, टेंट और हट्स की बुकिंग ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है और देखिए अब सैलानी बस नए साल के इंतजार में हैं। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर चोपता की खूबसूरत वादियों ने इन दिनों बर्फ की चादर ओढ़ रखी है। नए साल से पहले हुई बर्फबारी से पर्यटकों की भी बाँछें खिलाई हैं, तो भारी भीड़ देखकर स्थानीय व्यापारियों के भी चेहरे खिले हैं। कई पर्यटकों को बर्फबारी देखने को भी मिली तो कुछ बर्फबारी के बाद पहुँचे। यहाँ बड़ी संख्या में नए साल का जश्न मनाने पहुँच रहे हैं। चोपता को पक्षियों का भी स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे में पक्षी प्रेमियों के लिए चोपता आकर्षण का केंद्र बना है। दूसरी ओर यहाँ के बुग्यालों ने बर्फ की मोटी चादर ओढ़ ली है, जिससे दूर दूर तक सिर्फ बर्फ की घाटियां नजर आ रही हैं। और हमारी इच्छा यही थी कि हम स्नो देख पाए और उनके लिए वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्लेजेंट, मतलब आ सके वैसा भी वेदर है, एकदम ठंड भी नहीं है और स्नो भी मिल गया है, तो ऑल इन वन हो गया है हमारा। चोपता से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर पैदल ट्रैक से तृतीय केदार टुंगनाथ धाम पहुंचा जाता है।
कई पर्यटक बर्फबारी के बीच तुंगनाथ धाम तक पैदल ट्रैक कर रहे हैं। न्यू ईयर का जश्न मनाने यहाँ पहुँचे पर्यटक चारों ओर बर्फ देखकर काफी खुश नजर आए। पर्यटकों को यहाँ सुकून के पल और मन की शांति का एहसास हो रहा है। चोपता की खूबसूरत वादियों में आकर सैलानियों को धरती में स्वर्ग महसूस हो रहा है। आके तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठंड भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। वैसे भी मेरा पहली बार नहीं है, मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पे, लेकिन तुंगनाथ का जश्न पहले भी नहीं हुआ है, अभी भी मैं जा नहीं पाई हूँ। फिर ठीक है, यहाँ पे सब बच्चे खेल रहे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बर्फबारी की खेली, अच्छा लग रहा है। सबको यहाँ पे बर्फ फेंका, हम लोग तुंगनाथ के भी तरफ गए पर गिरने लगे तो वापस आ गए हम लोग। मौका नए साल के जश्न का हो और बर्फ की वादियां हो तो वैसे ही मजा अपने आप में दोगुना हो जाता है। और फिर चोपता की हसीन वादियां नए साल के जश्न पर चार चांद लगा रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद की रिपोर्ट। नए साल के जश्न के लिए ऋषिकेश के गंगा तट तैयार हैं। जश्न को लेकर होटल व्यवसायी राफ्टिंग, कैंपिंग और एडवेंचर टूरिज्म की खास तैयारी की गई है। पर्यटकों को बेहतर डिस्काउंट के साथ होटल इंडस्ट्री का इस बार गढ़वाली संस्कृति और खान पान पर फोकस है। होटल और रेस्टोरेंट रात भर खुले रहेंगे। डीएम देहरादून का कहना है कि गाइडलाइन के अनुसार पर्यटकों को रात भर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे खुले मिलेंगे, जिससे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। प्रतिष्ठान है उनको ओपन रखने का निर्देश दिया गया है। इसमें हमारे मैजिस्ट्रियल और पुलिस ड्यूटीज लगाई जाएंगी सेक्टरवार। सो जो भी निर्देश हैं उनका सकुशल संपन्न करवाया जाएगा, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कानून व्यवस्था। नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नैनीताल में 31 तारीख यानी कि आज के लिए पर्यटक पहुंचे हुए हैं। पूरा नैनीताल जश्न के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि नैनीताल होटल एसोसिएशन ने मॉल रोड को कुछ अलग ही अंदाज में लाइटिंग से सजाया है। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल की माल रोड का ये बिल्कुल अलग रंग है। माल रोड को लाइटों से ऐसा सजाया है कि रंगीन माल रोड पर सतरंगी छटा दिखने लगी है। पेड़ अलग रंगों में नजर आ रहे हैं तो पर्यटकों को ये दूधिया रोशनी विदेशों जैसी फील दे रही है। अलग अलग रंगों की बहार ऐसी छाई है कि पर्यटक यहाँ अभी से मस्ती में डूबने लगे हैं और नए साल के स्वागत के लिए तैयार हैं। इट्स रियली ब्यूटीफुल और अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे से मैनेज्ड है। ऑल्दो बहुत टूरिस्ट है जो एक्सपेक्टेड भी है, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है। और नैनीताल एनीवे इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। झील बहुत सुंदर है, लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ जी बिल्कुल, अच्छा, काफी अच्छा मैनेज किया हुआ है उन्होंने। हम भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं और हम ऐसे बेबी के साथ आए हैं, तो इट इज लॉट ऑफ फन। या पिछले कुछ सालों से विंटर कार्निवाल न होने के बाद भी नैनीताल होटल एसोसिएशन माल रोड को नए साल के जश्न के लिए सजा रहा है। तो महंगे होटलों में न जा पाने वाले पर्यटकों के लिए माल रोड पर ही लाइट साउंड का आयोजन कर रहा है। हालांकि इस बार मौसम खराब होने की वजह से पर्यटकों के लिए गर्म हीटर भी माल रोड पर रहेंगे, तो टूरिस्ट बेहतर यादें लेकर जाएं, उसको खूबसूरत फील दिया जा रहा है। को एक्चुअली जो लोग पैकेज में नहीं जा पाते वो उस चीज़ का मजा मॉल रोड में ही ले लेते हैं, और यहाँ पे आके जो नैनीताल की सुंदरता है वो इस लाइटिंग से और म्यूजिक से माहौल बनता है, सुंदरता और निखर के आती है। और इस बार तो हम एडिशन में टूरिस्ट के लिए गैस हीटर्स का भी प्रोविजन रखा हुआ है हमने मॉल रोड में। बहरहाल नैनीताल में इस बार भी जश्न खास रहने वाला है, तो होटलों के इंतजाम पूरे हैं। वहीं अगर आप भी नैनीताल आ रहे हैं तो ये रंग आपके इंतजार में है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि नैनीताल में आज यानी कि 31 तारीख की जश्न को लेकर तैयारियां पूरी हैं। नैनीताल में होटल मालिकों ने टूरिस्ट के लिए डीजे नाइट का आयोजन किया है। वहीं देश भर के पर्यटकों को गाला डिनर का भी ऑफर दिया जा रहा है। नैनीताल होटल एसोसिएशन ने भी नैनीताल को न्यू ईयर के लिए सजा लिया है। इन सबके साथ ही ये भी जान लीजिए आपके नैनीताल में आवाजाही आसान नहीं रहने वाली है। पहले ही यहाँ पर ट्रैफिक और पार्किंग की सबसे बड़ी दिक्कत है, तो नैनीताल में उन्हीं गाड़ियों को एंट्री दी जाएगी जिन्होंने होटल में बुकिंग करा रखी होगी। जिनकी होटल में पार्किंग होगी सिर्फ वही गाड़ियाँ नैनीताल में एंटर कर पाएंगी।
बाकी सभी गाड़ियों को नैनीताल से बाहर पार्क करनी होंगी अपनी गाड़ियां। शहर में बाइकों की एंट्री पर भी बैन रहने वाला है। कैंचीधाम और नैनीताल में पर्यटकों को सिर्फ शटल सेवा से ही एंट्री मिलेगी। नैनीताल में काफ़ी प्रेशर ट्रैफिक का बढ़ता ही है। उसके दृष्टिगत एक स्टैंडर्ड एसओपी है जो रूसी बाईपास पर व्हीकल्स को रोका जाता है और शटल सेवा के माध्यम से उनको भेजा जाता है। इसके साथ जो विभागीय अधिकारियों की ड्यूटीज हम लोग कई बार विशेष रूप से लगाते हैं, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी लगाएंगे। नए साल से पहले विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। भारी संख्या में यहां पर सैलानी पहुंचे हुए हैं, बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं, स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचे औली में लोग 1 से 2 फीट तक की जमा बर्फ में मस्ती कर रहे हैं। अब देखिए यहां के जो नजारे देखे जा रहे हैं वो बेहद खूबसूरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि साल 2024 उत्तराखंड के लिए कई मायनों में बेहद खास रहा। उन्होंने कहा कि इस दौरान हमने कई क्षेत्रों में नए पैरामीटर सेट किए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि 2025 राज्य स्थापना का सिल्वर जुबली वर्ष भी है और ये साल विशेष तौर पर खास रहने वाला है। अच्छा काम किया है। रेवेन्यू कलेक्शन भी हमारा अच्छा हुआ है, जीएसटी भी बढ़ी है, राज्य की जीएसडीपी में भी लगभग 33% की ग्रोथ हुई है। अनेक हमने निर्णय लिए हैं, अनेक चीज़ों को धरातल पर उतारा है और ये 24 का जो वर्ष है ये हमारे लिए काफ़ी मामलों में बहुत अच्छा रहा है और 25 चूँकि हमारे लिए विशेष वर्ष है, रजत जयंती वर्ष है, तो हम इसको विशेष बनाने के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में साल 2024 के यादगार पलों का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने इन यादगार पलों की एक फोटो भी शेयर की है। पीएम प्राकृतिक आपदाओं के दौरान क्विक रिस्पॉन्स, क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ साथ सशस्त्र बलों के साथ अपने गहरे संबंधों को दिखाती हुई इन तस्वीरों को साझा कर रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और पटना साहिब गुरुद्वारे में सेवा की तस्वीरों को भी पीएम मोदी ने शेयर किया है। साथ ही G20 समिट, यूक्रेन यात्रा, 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान, सैनिकों के साथ दीपावली और फ्रांस के राष्ट्रपति को यूपीआई के बारे में बताते हुए पीएम मोदी की ये फोटोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके द्वारा शेयर की गई है। इन तस्वीरों के जरिए पीएम मोदी के लद्दाख के दौरे और कन्याकुमारी से विवेकानंद रॉक मेमोरियल में सूर्य नमस्कार के यादगार पलों को फिर से सामने रखा गया है। इसमें गयाना में एक पेड़ मां के नाम का अभियान भी शामिल है। इसी साल मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। और आइए बात करते हैं निकाय चुनाव की। देखिए रामनगर में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। यहां पालिका अध्यक्ष पद के लिए 18 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार भुवन पांडे ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना नॉमिनेशन फाइल किया। 4 अन्य कांग्रेसियों ने भी निर्दलीय पर्चा भरा है। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के लिए मुश्किलें हो सकती है। इससे कांग्रेस से ज्यादा मुश्किलें बीजेपी में भी अभी नजर आ रही है। बीजेपी के प्रत्याशी मदन जोशी ने भी यहां पर शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नॉमिनेशन किया। बीजेपी के 6 अन्य बागियों ने भी अपने पर्चे दाखिल किए हैं, जिससे बीजेपी उम्मीदवार की अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। रामनगर में अशिक्षा के मकड़जाल से, नशे के मकड़जाल से, जुए के मकड़जाल से अपनी नई पीढ़ी को बचाते हुए शिक्षा के नए आयाम, नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं। और हम इस नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियां, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ पुनः नगर पालिका में कांग्रेस का परचम लहराएंगे। मेन मुद्दा जो मैं लेकर चल रहा हूं अवैध घुसपैठ को लेकर, और अवैध घुसपैठ जो अवैध बांग्लादेशी जो घुसपैठ है उसको लेकर मैं चल रहा हूं, और जो राम की नगरी को रहमत नगरी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर पालिका अध्यक्ष नहीं बदला गया तो रहमत नगरी बनने के लिए बहुत निकट है। तो इस राम की धर्म नगरी को हम राम नगरी बनाना चाहते हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी की बात कर रहे हैं, जहां पर कल यानी कि सोमवार को बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने
अपना नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी ने जहां पार्टी के प्रदेश महामंत्री और युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गजराज सिंह बिष्ट को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने प्रदेश सचिव ललित जोशी को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन नामांकन के अंतिम क्षणों में समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव शोएब अहमद ने नामांकन कर अचानक से हलचल बढ़ा दी। शोएब का मुस्लिम मतदाताओं में अच्छा खासा होल्ड है। साल 2018 के निकाय चुनावों में वो अपना दम दिखा चुके हैं। ऐसे में हल्द्वानी में अब सियासी गणित और मजेदार हो गया है। हल्द्वानी की जनता, आप जाएंगे हल्द्वानी की जनता के बीच में जाएंगे, हल्द्वानी समाज में जाएंगे, तो सबकी एक ही डिमांड थी कि गजराज भाई को टिकट मिले, गजराज भाई चुनाव लड़े। वो किसी भी दल के युवा वर्ग हो, किसी भी दल की माताएं बहनें हो। हाँ देखिए, वहाँ पर भी प्रभु की कृपा से जो है, जब मैं छात्र संघ में था तो मेरा उनका मुकाबला हुआ था, वो चुनाव में जीता था। मैं चाहता हूँ सब लोग मिलकर के एक बार फिर, मैं जानता हूँ इसकी पुनरावृत्ति होगी। हम लोगों ने आपस में बैठ के राय मशवरा करा कि जिस चीज़ का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं, पहले उसी चीज़ को खत्म करते हैं। अगर आज हम बात करते हैं एक होने की, सबको एक साथ जोड़ने की, जब तक हम ही एक नहीं होंगे तो हम किसी को साथ में आगे जोड़ नहीं सकते। ऋषिकेश नगर निगम से बीजेपी के प्रत्याशी शंभू पासवान ने सोमवार को शक्ति प्रदर्शन करके जुलूस निकाला। इसके बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां तहसील पहुंचे, जहां शंभू पासवान ने अपना नामांकन कराया। वहीं ऋषिकेश नगर निगम में कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक जाटव ने शक्ति प्रदर्शन करके जुलूस निकाला और तहसील परिसर में जाकर कांग्रेस नेताओं के साथ अपना नॉमिनेशन किया, साथ ही अपनी जीत का भी दावा किया। पहली बार निगम बने पिथौरागढ़ में मुख्य दलों को भारी बगावत का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों का चुनावी समीकरण बिगाड़ने के लिए कई बागी नेताओं में यहां होड़ मची हुई है और कई बागी नेता यहां मैदान में उतरे हुए हैं। देखिए इस पर रिपोर्ट। पिथौरागढ़ नगरपालिका के निगम में तब्दील होने के बाद सियासी पारा आसमान पर है। आलम यह है कि हर कोई मेयर की सीट पर अपना कब्जा चाहता है। सीट महिला के लिए आरक्षित होने के बाद भले ही पुरुष उम्मीदवारों को झटका लगा हो, लेकिन अब नेताओं ने अपनी पत्नियों को मैदान में उतार कर कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। बीजेपी से जहां निवर्तमान पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत की पत्नी सीमा रावत ने निर्दलीय ताल ठोकी है, वहीं पार्टी की सीनियर लीडर उमा पांडे भी बागी हो गई हैं। यही नहीं, प्रमिला बोहरा और चंद्रकला महर की दावेदारी ने भी बीजेपी का सिरदर्द बढ़ा दिया है। 45 साल से भारतीय जनता पार्टी की एक सक्रिय सदस्य रही हूँ और आज मेरी पूरी आशा थी कि मुझे टिकट मिलेगा, मगर इन्होंने हमें टिकट नहीं दिया। ये एक खेत की बात है, मगर मुझे बहुत दुख हो रहा है अंदर से। मैं इतना कहूँगी कि मैं आज नामांकन कर रही हूँ। मैं अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर जनता के बीच आ रही हूँ। संघर्ष मेरे खून में है। मैं जमीन से जुड़ी हुई एक नेता के रूप में उभरी हूँ। अब मुझे जनता से कितना प्यार मिलता है, कितना आशीर्वाद मिलता है। बगावत की आग कांग्रेस में भी लगी है। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भावना नगरकोटी ने निर्दलीय ताल ठोक दी है, जबकि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर की पत्नी मोनिका महर ने बगावत कर ली है। मोनिका कांग्रेस से टिकट की दावेदार थी, लेकिन नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस ने अंजू लुंठी पर भरोसा जता डाला। कांग्रेसी विधायक मयूख महर ने भी मोनिका को टिकट नहीं मिलने पर बागी तेवर अपना लिए हैं। पार्टी ने आखिरी क्षण में जो टिकट दिया है उसमें हमें घोर आपत्ति है, क्योंकि पिथौरागढ़ की सम्रांत जनता एक योग्य प्रत्याशी को उस कुर्सी पे देखना चाहती है और जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया है उसका अतीत किसी से छिपा हुआ नहीं है। पिथौरागढ़ में मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच ही होता आया है। ऐसे में मेयर के लिए बागी उम्मीदवारों की बाढ़ दोनों पार्टियों की चुनावी राह बिगाड़ सकती है। अब देखना ये है कि बीजेपी कांग्रेस का हाईकमान कैसे बागियों को मनाकर अपनी चुनौती वैतरणी पार लगाता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कोटद्वार मेयर सीट की बात करेंगे, जहां के लिए कांग्रेस से रंजना रावत ने मेयर प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन किया है। तहसील परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ ही पहुंची रंजना रावत ने दावा किया है कि मेयर पद पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। रुड़की में मेयर पद के लिए बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी समेत निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है। बीएसपी के कैंडिडेट भी यहां से नामांकन भर चुके हैं। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत,
रमेश पोखरियाल निशंक और इनके अलावा विधायक मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा भी यहाँ पर नॉमिनेशन के समय पर मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की ओर से पूजा गुप्ता ने अपना नामांकन किया है। बागेश्वर से खबर, जहां पर अंतिम समय पर कांग्रेस के द्वारा टिकट बदलकर गीता रावल को प्रत्याशी बना दिया गया। इसके बाद गीता रावल ने शक्ति प्रदर्शन के साथ अपने नामांकन को दाखिल किया। इस दौरान जिले के कई कांग्रेसी नेता उनके साथ नजर आए। दूसरी ओर कांग्रेस के पहले से तय उम्मीदवार और अंतिम समय पर कांग्रेस से टिकट कटने से भावुक कवि जोशी ने भी साधारण तरीके से नॉमिनेशन किया। सबसे पहले तो मैं हमारे आला कमान के सभी नेताओं का और प्रदेश नेतृत्व का, जिला कांग्रेस कमेटी का आभार व्यक्त करती हूं। उन्होंने मुझे कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया और मुझ पर विश्वास किया, और उससे भी बड़ी बात एक महिला का सम्मान किया। कुछ दिन पूर्व ही 2 दिन पूर्व मुझे टिकट दिया गया, फिर धन बल के जो प्रयोग करके मेरा टिकट काटा गया है। और देखा होगा आपने, जैसे पहले एक बार आरक्षित हो चुकी थी सीट, मगर सब के सब अपने अपने घरों में सो गए थे। धर्मनगरी हरिद्वार से खबर, जहां पर प्रयागराज कुंभ मेले के लिए साधु संत लगातार रवाना हो रहे हैं। कनखल के पंचायती निर्मल अखाड़े के संत आज सुबह कुंभ मेले के लिए यहां से रवाना हो चुके हैं। संत मंडली अपने साथ ट्रक में भरकर कुंभ के शिविर का सारा सामान लेकर प्रयागराज पहुंचेगी। अखाड़े के सचिव ने बताया है कि कुंभ मेले के दौरान अखाड़े की ओर से बड़ा शिविर लगाया जाएगा, जिसमें लगातार लंगर चलेगा, प्रवचन होंगे और दूसरे परमार्थ के काम किए जाएंगे। जो जखीरे का मेन सामान होता है, अखाड़े का शाइयों का सामान, उसकी सबकी तैयारी करके आज ट्रक जो है लोड किए गए हैं। तो आज जो है पूरे निर्मल पंचायती अखाड़े के जो संत महंत हैं और एकत्रित हो करके अरदास करके गुरु महाराज जी के चरणों में प्रयागराज महाकुंभ मेले के लिए जो है तैयार हैं। प्रयागराज में कुंभ मेले का आगाज होने से पहले साधु संतों की छावनियां बस गई हैं। हरिद्वार से सभी संत कुंभ का पुण्य अर्जित करने के लिए प्रयागराज में डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में धर्मनगरी हरिद्वार के आश्रम अखाड़े में रौनक कम नजर आ रही है और बड़े संतों के दरबार भी इन दिनों खाली नजर आ रहे हैं। प्रयागराज कुंभ में साधु संतों की छावनियां हैं। साधु संत और महामंडलेश्वर अपने अपने निवास स्थलों से वहां अपने पूरे साधु सामान को लेकर पहुंचते हैं और पूरी कुंभ की अवधि तक कुंभ नगरी प्रयागराज में ही प्रवास करते हैं। यहाँ भी मठ मंदिरों में महात्मा लोग हैं। अभी यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, यहाँ देखने वाले यहीं रहेंगे, लेकिन जो मंडलेश्वर हैं, महंत लोग हैं, वो जरूर वहाँ गए हैं ताकि कुंभ के शोभा को भी बढ़ाना है, कुंभ के उस अलौकिक पर्व को, गौरवशाली पर्व को और मजबूत बनाना है और सुदृढ़ बनाना है और दिव्य बनाना है। हमारे ट्रकों द्वारा जखीरा जाता है। जखीरा में जैसे हौदा, पालकी, छत्र, चमर, छड़ी, ये सभी जाते हैं। यहाँ तो गंगा के तट पर जो प्रशासन द्वारा जमीन दी जाती है, हर अखाड़े को अपना अपना 1 महीने पहले ही छावनी की तैयारी करते हैं। जैसे कि हमारी तैयारी चल रही है।